हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी 101 पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा ये सेशन जो होता है जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के हम रिवीजन करते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। प्यारे दोस्तों, किसमें? एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट से। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है, मैंने बीटेक किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये कुछ चीज़ें आप सभी के सामने हैं और ये जो है आपको जो ये 4 चैनल नजर आ रहे हैं, ये यूपीएससी 101 का परिवार है अपना, आप सभी का परिवार है। ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर्स 101 और एनसीईआरटी 101। तो मैं आपसे कहूंगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप इन चारों चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और लेक्चर्स मिलते रहें। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर कई सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ और अब वहां पर एक लेक्चर और शुरू होने वाला है जिसमें हम क्या करने वाले, मॉक क्या शुरू करने वाले हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग और ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स के होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे। तो उसके लिए भी आप जुड़िए। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो यहाँ पर क्विज होते हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं, प्लस के कोर्सेज होते हैं। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप कहीं पे भी जुड़ते हैं तो ये कोड आपको याद रखना है, PRASH दोस्तों। ये कोड याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, ये कोड आपको याद रखना है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, यूपीएससी सीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अब मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर आखिर है क्या? दरअसल क्या होता है कि आप सभी अगर 1 ईयर का कोर्स ले लो तो उसमें आपको कितने, 12 महीने यानी कि 12 मंथ का एक्सेस मिलता है। अब जस्ट इमेजिन, जैसे इस साल एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुई कि कोविड के कारण में एग्जाम पोस्टपोन हो गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, आपका जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया, तो आपको 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना पड़ा। अब इसमें मंथ के बेसिस पे नहीं, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये क्या होगा, एग्जाम टारगेटेड होगा। क्या होगा? एग्जाम टारगेटेड होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया तो 2022 में जब भी प्रीलिम्स होगा, क्या होगा, जब भी प्रीलिम्स होगा तब आपको इसका क्या होगा दोस्तों, एक्सेस मिलेगा, तब तक का आपके पास में एक्सेस रहेगा। सेम ऐसे ही 2 ईयर प्लान है। 2 ईयर प्लान में क्या है, आपका 2023 तक के लिए वैलिड है। कब तक? 2023 तक के प्रीलिम्स के लिए वैलिड है दोस्तों। बस यहां पर लेते समय, कोर्स परचेस करते समय आपको क्या करना है, कोड अप्लाई करना है, PRASH, ये कोड अप्लाई करना है और आपको इसमें क्या होगा, 10% का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको पता है दोस्तों, हर संडे को यहाँ पर आपके यूट्यूब पे जो है, आपके अनअकैडमी पे फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, जो एक तो पहली बात, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसका फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है। जो टॉप 500 रैंकर हैं दोस्तों, उनको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। और जो फर्स्ट 3 होंगे, जो टॉप 3 रैंक लाने वाले होंगे, उनको क्या मिलता है, 1 ईयर का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जुड़िए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है, आपको क्या क्या इंप्रूव करना है। ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। और एक चीज और दोस्तों, ये इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक कोड चाहिए होगा अनलॉक करने के लिए। और कोड क्या है, PRASH, ये कोड है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, वाइल अपॉइंटिंग द लोकायुक्त ऑफ स्टेट। आप समझिए दोस्तों, लोकपाल क्या होता है, लोकपाल कहां पर है, सेंटर पे। स्टेट पे उनको क्या बोलते हैं, लोकायुक्त बोलते हैं। और दोस्तों याद होगा, अन्ना हजारे आंदोलन, अन्ना आंदोलन, यहीं से है सब कुछ। ऑप्शंस आपके सामने लिख देता हूं। ए क्या है, 1 2 3, बी क्या है, 2 3 4, सी क्या है, 1 2 4 एंड डी क्या है दोस्तों, 1 एंड 4। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो क्या है, पहले स्टेटमेंट क्या है, जब लोकायुक्त को अपॉइंट कर रहे होते हैं तो गवर्नर साहब को किसके साथ में कंसल्ट करना होता है, चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, चीफ स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। और मैं आपको कह रहा हूं कि अन्ना आंदोलन को याद रखिएगा, सबसे लैंडमार्क को आज़ादी के बाद में जो कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन ये कहा जाता है, ये रहा है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा, इसी के बाद में लोकपाल जो एक्ट लाया था वो लाया गया था, जिसके अंदर में सेंटर में लोकपाल और स्टेट पे लोकायुक्त लागू करने की बात करी गई थी, अपॉइंट करने की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 एंड 4। ये दोनों के उससे क्या होता है, कंसल्ट करना होता है किसको, गवर्नर को। जब लोकायुक्त अपॉइंट कर रहे थे तो चीफ जस्टिस ऑफ
उस स्टेट के हाई कोर्ट से, मतलब मान के चलिए अगर यूपी में लोकायुक्त करना है तो यूपी के जो हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना होगा, और यूपी में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनसे कंसल्ट करना होगा। फिर उसके बाद गवर्नर साहब क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो इसका करेक्ट क्या आंसर है 1 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4, यानी कि डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4 ओनली दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा इसका डी करेक्ट आंसर है। कब आया था ये, 2013 में आया था, अन्ना आंदोलन के बाद में, ठीक है दोस्तों। और स्ट्रक्चर जो है हर स्टेट का सेम नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम स्ट्रक्चर है तो नहीं, हर जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन जब अपॉइंट करते हैं वो हर जगह पे सेम है, क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकपाल और लोकायुक्त हैं क्या आखिर, ये जो करप्शन के चार्जेस होते हैं उनके खिलाफ में क्या करते हैं, इंक्वायरी करने का, मतलब इंक्वायरी किसके थ्रू करवाते हैं, सीबीआई के थ्रू इंक्वायरी करवाते हैं। ये अलग चीज़ है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन इन शॉर्ट ये समझिए, ये क्या है, एक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, एक वॉचमैन की तरह देखता है कि कहीं पर कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये समझिए लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड प्रश्न आप सबके सामने है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से रिगार्डिंग। ये जो क्वेश्चन है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से रिगार्डिंग है। पहली स्टेटमेंट देखिए, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या दोस्तों, लॉ से बनी हुई है। विच कंसिस्ट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 5 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब समझिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसके स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पहली बात तो ये लॉ के तहत बनी है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि एक कमिश्नर होते हैं और इसमें 5 से ज्यादा, मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 और आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। ये पहली स्टेटमेंट। दे होल्ड ऑफिस फॉर 6 years until they attain एज ऑफ 62 years, यानी कि 6 साल के तक करते हैं, या फिर उनकी 62 एज हो, 62 ईयर्स एज हो तब तक करते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द सेम मैनर एज दैट ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ जजेस। थर्ड स्टेटमेंट ये है, यानी कि उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और उनको रिमूव भी कैसे किया जाता है, आपके जैसे हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है वैसे किया जाता है। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ये क्या है, यहां पर पूछा क्या है दोस्तों आपसे, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है दोस्तों। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली स्टेटमेंट क्या है, लॉ स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, ये आगे की स्टेटमेंट क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या करते हैं, कमिश्नर प्लस में 5, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि वो कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे कमिश्नर प्लस में नॉट मोर देन 10 लिखा होता है, नॉट मोर देन 10, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, विच एवर इज दे होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 years और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 62, नहीं दोस्तों, उनका क्या है 5 year और 65 year, ये है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। और थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, गलत है। उनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट और उनको सेम ग्राउंड पे हाई कोर्ट के जजेस के रिमूव नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, रॉन्ग है। तो ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बनी है, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बनी है, ठीक है दोस्तों। जो आप आरटीआई बार बार कहते हैं ना, आरटीआई, वो इसके तहत बनी है। दूसरी बात, ये क्या है, मैंने आपको बताया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, दूसरे होते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर साहब इनको अपॉइंट करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं। किसकी, कमेटी की रिकमेंडेशन पे करते हैं। अब वो कमेटी में कौन कौन होते हैं, सीएम साहब होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, ठीक है, आपके स्टेट के जो है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ये क्या है, स्टेट की बात हो रही है, तो सेंटर के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, जो सेंटर के सीआईसी जिनको बोला जाता है सीआईसी, उनको अपॉइंट करने के लिए कौन सी कमेटी होती है, कौन सी कमेटी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो मैंने आपको बताया ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या होगी, पिछले वाले क्वेश्चन में गलत होगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 क्या है, तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न से पहले ये देखिए, टाइम क्या है, 5 ईयर, यानी कि 5 साल, यानी कि मान के चलिए एग्जाम्पल लीजिए, अगर 60 साल की उम्र में अपॉइंट होते हैं तो कब तक हो सकते हैं, 65 ईयर तक रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 साल का टेन्योर है उनके पास। अब कोई मान के चलिए अगर 62 ईयर की एज में अपॉइंट होता है, तब वो मैक्सिमम कितनी एज है, 65,
तो यानी कि 5 साल की टर्म तो अपनी कंप्लीट नहीं कर सकते ना, तो कितना टाइम कंप्लीट करेंगे, 3 ईयर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है या तो पूरे 5 साल कंप्लीट कर रहे हो और ये लिखा होता है ना और, या फिर क्या हो जाए उनकी उम्र 65 साल हो जाए, ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है दोस्तों। और उनको रिमूव कैसे किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और ये कुछ कंडीशन है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप सभी वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आरपीए एक्ट 1950 से रिलेटेड प्रश्न है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। दोस्तों आपको आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखिए कि 2 एक्ट हैं ऐसे, आरपीए एक्ट 2 हैं, एक 1950 है और एक 1951 है। जब आजादी मिली तो 1950 में यह बताया गया कि इलेक्शन होंगे, कैसे इलेक्शन होंगे, क्या होगा, कहां पर कितनी सीट्स हैं, सिर्फ ये बताया गया। फिर 1951 में जब आए, मतलब अभी ये बता दिया गया कि इलेक्शन होंगे, ऐसे इलेक्शन होंगे। अब पार्टीज को रजिस्टर कैसे करना होगा, नॉमिनेशन कैसे होगा, इलेक्टोरल रोल कैसे बनेगा, ये सारी चीजें यानी कि डिटेल वे में 1950 में क्या किया गया, एक फ्रेमवर्क बनाया गया। और 1951 में बहुत डिटेलिंग की गई, क्या करी गई दोस्तों, डिटेल्ड वे में, उसको रिफाइंड वे में कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होगा, सारी चीजें उसमें बताई गई। तो 1950 से रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, काफी लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं 1950 और 1951 में, इसलिए मैंने ये चीज आपके सामने रखी। तो क्या है, 1950 से प्रश्न है आपके सामने, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पहला ये था, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और कौन फॉर द पावर जो थी आपकी प्रेसिडेंट को दे दी, किस चीज के लिए, डीलिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किस चीज के लिए, लोकसभा और राज्य स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए डीलिमिट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसीमन करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि 1951 के अंदर में डिटेल्ड कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन की चीजें हैं, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, 1950 से इसको नहीं किया गया था, ये 1951 से किया गया था, 1951 से किया गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब एलिमिनेशन पे भी जाओ तो ये गलत हो गया, ये और ये गलत हो गया, बचा क्या, ये बचा या फिर ये बचा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, 1950 एंड 1951 ये स्पेसिफिक आपके सिलेबस में मेंशन है दोस्तों, आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं तो थोड़ा सा और डिटेल वे में आपको करने की जरूरत है दोस्तों। तो ये क्या है, 1950 में क्या हुआ था, सिर्फ सिंपल सा क्या गया था, एलोकेशन ऑफ सीट्स बताई थी कि कितनी कहां कहां पर है। दूसरा क्या है, पावर दे दी प्रेसिडेंट साहब को ये करने के लिए कि डीलिमिट करने के, डीलिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो ये एरिया इतना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ये इतना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, ये पावर किसके पास भी दे दी गई थी शुरू में, प्रेसिडेंट साहब के पास थी। अब क्या है, अब क्या होता है, एक्ट के थ्रू होता है, अब एक्ट के थ्रू होता है डिलिमिटेशन, ठीक है दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, ये चीज यहां पर हुई थी, 3 चीजें हुई थी 1950 के अंदर में। 1951 में क्या हुआ था, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें मेंबर ऑफ उसके लिए बताया था। नोटिफिकेशन प्रोसेस पूरा का पूरा डिटेल वे में, रिफाइंड वे में प्रोसेस क्या फॉलो किया जाएगा इलेक्शंस के लिए, वो सारी चीज इसमें बताया गया था कि मशीनरी कैसे काम करेंगी, कौन वहां पे कैसे पर्चा दाखिल होगा, कैसे डेट अनाउंस होगी, सारी चीजें, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ क्या बताया था इसके अंदर में 1950। तो फिर बता रहा हूं 1951 में एक फ्रेमवर्क दिया गया था, 1951 में एक्चुअल में होगा कैसे, होगा कैसे, ये चीज बताया गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बताइए क्या है, इसके करेक्ट आंसर क्या होगा। इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। बताइए फटाफट से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वेबसाइट को इंट्रोड्यूस किया गया है, किस चीज के लिए, डिजिटल फाइलिंग के लिए, केस की डिजिटल फाइलिंग के लिए, पेपरलेस क्या नाम है, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कर सके, उस चीज के लिए किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं ये क्या है, ICMS क्या है, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। रिसेंटली न्यूज किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसके अंदर में वो क्या करते हैं दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, जिसके अंदर में वो क्या करते हैं, उसके अंदर में पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट कैसे
पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट कैसे डिजिटल ही जा सके, पेपरलेस हो सके, उसके रिगार्डिंग वो वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये है ICMIS, ये पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये क्या है, पहला स्टेप है डिजिटल कोड की तरफ में, और इसके अंदर है फाइलिंग केस, लिस्टिंग चेक करना, ये आपको पता हो कि कौन से डेट पर आपकी लिस्टिंग है, ये सब चेक करना, केस का स्टेटस, सब कुछ कहाँ पर मिलेगा, इस पर आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, बताइए कौन सा प्रश्न है सही, कौन सा ऑप्शन सही है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। It repealed various acts like Emblem and Names Prevention and Misuse Act 1950 and Prevention of Insults of National Honor Act 1971। इसको क्या रिपील कर दिया क्या? अभी उस दिन जब हम देख रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि इसके तहत में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंश्योर किया जाता है कि कोई नेशनल फ्लैग, नेशनल चीज़ों का क्या करे, वो उसके मतलब इंसल्ट ना करे। अकॉर्डिंग टू द कोड द फ्लैग इज परमिटेड फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए फ्लैग को परमिट कर दिया गया था। क्या ये हुआ था? दूसरी स्टेटमेंट ये है, इट इज साइलेंट ऑन हाफ मास्टिंग ऑफ फ्लैग एंड इज डन एज ए कस्टम प्रैक्टिस ड्यूरिंग द डेथ ऑफ डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज। आपने देखा होगा हाफ मास्टिंग का मतलब क्या, तिरंगे को झुका देना, झुका देते हैं, आधा फहराया जाता है जब कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का स्वर्गवास होता है तो उसके अंदर, या फिर कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी का स्वर्गवास होता है बड़ी, तो उसको आधा झुका दिया जाता है उसको। ठीक है, neither the flag code nor the constitution of India imposes prohibition on the states to have their own separate flag। बताइए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो पहले स्टेटमेंट क्या है, रिपील नहीं दोस्तों, जो ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 था, इसने क्या किया था, एक साथ ले आया था, एक साथ ले आया था आपका 1950 एक्ट को, 1971 एक्ट को, यानी कि जो अलग अलग एक्ट थे उनको एक साथ लाके उनका क्या कर दिया गया था, कोड बना दिया गया। तो ये गलत है, रिपील नहीं किया, अभी दोनों के दोनों एक्ट ऐसे हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्लैग इज परमिटेड फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए फ्लैग बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इट इज साइलेंट नहीं दोस्तों, इसने बताया था कि जब डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी की डेथ होती है तो उसके अंदर में जो आपका तिरंगा है उसको आधा फहरा देना चाहिए, और ये होता है। अब ये देखिए, इसको बहुत ही लॉजिकल है, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है अगर आप सिर्फ लॉजिक से चलोगे तो भी आप इसका करेक्ट आंसर निकाल लोगे, तो ये भी गलत है। और ये सिंपल सा ये क्या है, नाइदर द फ्लैग कोड नॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोजेस प्रोहिबिशन ऑन द स्टेट्स टू हैव देयर ओन सेपरेट फ्लैग। ये बिल्कुल सही बात है, इसको ऐसे याद रखिए। कर्नाटका में क्या हुआ था, कर्नाटका ने कहा कि हमारा अपना सेपरेट फ्लैग होगा एक स्टेट का, तो ऐसी कहीं पर भी प्रोहिबिशन नहीं है, हमारा संविधान इस चीज को रोकता नहीं है कि अपना फ्लैग हो सकता है, बस उसमें कुछ क्या होता है कि रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी होती है नेशनल फ्लैग से रिगार्डिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ना ही फ्लैग कोड ना ही हमारा संविधान कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है किसके ऊपर में, सेपरेट स्टेट फ्लैग होने के ऊपर में। यानी कि हर स्टेट का संवैधानिक रूप से देखा जाए तो हर एक स्टेट का अपना क्या हो सकता है, स्टेट फ्लैग हो सकता है। लेकिन ये कहा जाता है कि होना नीचे, उससे क्या होता है, हमारा देश वैसे ही रीजनलिज्म की तरफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, रीजनलिज्म के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर हर कोई स्टेट अपना अपना अगर स्टेट फ्लैग होगा तो रीजनलिज्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या है, क्या हुआ था, कोड ने क्या किया था, ये जो एक्ट है 1950 वाला और 1971 वाला, इनको क्या किया था, एक साथ ले आया था। ठीक है, एक साथ ले आया था, जिससे क्या होता, ऑल टुगेदर ले आया था, जिससे क्या में क्लैरिटी हो, क्लैरिटी हो कि क्या है कैसे है। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या किया था, फ्लैग शैल नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, उसके लिए कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या बोला था, जैसे मान के चलिए प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर, इन सब की अगर डेथ होती है तो क्या होता है, फ्लैग को आधा फहराया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हाफ मास्टेड बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये चीज़, आधा झुका हुआ रहता है। और ये चीज़ आपने न्यूज़ में बचपन से सुनी होगी दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस समय न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है कि कर्नाटका ने अपना कहा कि हमें अपना नेशनल फ्लैग अलग से, अपना नेशनल कह रहा हूँ, अपना स्टेट फ्लैग अलग से बनाना है। तो ये क्या है कि ना ही संविधान इसके बारे में कुछ कहता है, ना ही कोड ऑफ फ्लैग, जो फ्लैग कोड है वो भी कहता है कुछ भी, कि ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। तो यानी कि कानूनी तौर पर ये वैलिड है कि आप अपना स्टेट का एक अपना अपना अलग से फ्लैग हो सकता है आपका। ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी मैंने आपसे डिस्कस किए दोस्तों, और अगर ऐसे ही चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, और मेरे को लगता है आपको अच्छा लगा होगा ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आपसे भी बताइए चारों के चारों चैनल अपने हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करा करिए, वीडियो को कमेंट ज़रूर करा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चारों के चारों चैनल आपके अपने हैं,
इन चारों चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप सभी मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी जुड़िए। और आपको पता है दोस्तों, मैं सुबह 7 बजे को क्लास होती है और सुबह फिर 7:30 बजे भी मेरी क्लास होती है। दोनों की दोनों क्लासेस होती हैं, आप इनमें दोनों में जुड़िए, दोनों का एक्सेस लीजिए। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, आप सभी के सामने है। इसके अंदर में क्या 1 ईयर का अगर आप प्लान लेते हैं तो 2022 के प्रीलिम्स तक का एक्सेस होगा। 2 ईयर का अगर आप प्लान लेते हैं तो 2023 तक के प्रीलिम्स का एक्सेस आपके पास में होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं। कोड क्या अप्लाई करना है, PRASHE कोड अप्लाई करना है दोस्तों, और आपको एक्सेस मिल जाएगा। फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है यहाँ पे दोस्तों, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, हर संडे को सुबह 11 बजे होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन है। 500 टॉप 500 रैंकर को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। टॉप जो 3 रैंकर होंगे उनको क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, उनको क्या मिलेगा, 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे कोड मांगेंगे, क्या मांगेंगे, PRASH, वो कोड लगा देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर प्लस की क्लासेस चलती हैं, आइकॉनिक प्लान चलता है। आइकॉनिक प्लान में क्या करना होता है दोस्तों, आपको फायदा क्या मिलता है, पर्सनल कोच मिलते हैं, गाइड मिलते हैं, मेंटोर मिलते हैं, जो आपको क्या करते हैं, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करते हैं, आपके बेंस के हिसाब से तैयारी में सारी के सारे हेल्प करते हैं, पूरे सिलेबस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल की भी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, ऑप्शनल की भी क्लासेस चल रही हैं। आपका जो भी ऑप्शन आप उसको चूज कर सकते हैं। 12 महीने का प्लान है। और यहाँ पर देखिए 27,000 वैसे फीस है, अगर लेकिन आप ये कोड अप्लाई करते हैं, कौन सा कोड, PRASH कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉम्बो प्लान भी चलता है, ऑप्शनल प्लस में GS दोनों का कॉम्बो प्लान भी है, ये भी है, आप इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहे हैं आप सभी के लिए प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी चलती है दोस्तों, ये बैचेस चल रहे हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी प्लस इंग्लिश, हाई इंग्लिश जिसको बोलते हैं, वो भी बैच चल रहा है। आपका NCERT के भी बैच चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आप आइए जुड़िए यहाँ पर सारी के सारी। ठीक है दोस्तों, अनअकैडमी प्रशांत तिवारी पे PDF के लिए आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। साथ में मैं हिंदू न्यूज़पेपर का भी PDF वहाँ पर शेयर करता हूँ। साथ में मैं क्विज हर रोज कोई ना कोई पोल क्रिएट करके वहाँ पे क्विज भी करता हूँ। तो आप सभी जुड़िए। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PRASH कोड है, इसको ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।